हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम फीटर टेट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम नए नए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा क्विंचिंग मीडिया वर्कपीस को जल्दी ठंडा करता है? तो सबसे पहले हमारा आंसर है इसका ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, क्विंचिंग मीडिया की बात करें तो यह जो है आपको टेम्परिंग करते समय प्रयोग किए जाते हैं। क्विंचिंग मीडिया आपके 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि ब्राइन सॉल्यूशन, ऑयल, वाटर और एयर। ठीक है, और सबसे तेज़ गति से ठंडा करने की बात करें तो ब्राइन सॉल्यूशन जो है आपका सबसे तेज़ गति से वर्कपीस को ठंडा करता है। इसके साथ ही सबसे मध्यम यानी कि सबसे धीमे गति की बात करें तो जो आपका कंप्रेस्ड एयर होता है या एयर होता है, यह वर्कपीस को सबसे धीमी गति से ठंडा करता है। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई प्रकार से किस जो है पूछ सकता है। तो याद रखिएगा कि जो ब्राइन सॉल्यूशन है यह वर्कपीस को बहुत जल्दी ठंडा करता है, और जो एयर है यह वर्कपीस को सबसे धीमी गति से ठंडा करता है। क्विंचिंग मीडिया आपके 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ब्राइन सॉल्यूशन, ऑयल, ठीक है, पानी और आपका एयर। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के क्विंचिंग मीडिया होते हैं। और ब्राइन सॉल्यूशन का प्रयोग करने का एक बेनिफिट क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि जो ब्राइन सॉल्यूशन होता है तो जब इसका हम प्रयोग करते हैं तो जो टेम्परिंग करते समय जो पार्ट्स पे बुलबुले बनते हैं, ठीक है, तो वो नहीं बनते हैं। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस क्विंचिंग मीडियम का प्रयोग करते समय पार्ट्स पर जो है वर्कपीस में बुलबुले नहीं बनते हैं। तो याद रखिएगा ब्राइन सॉल्यूशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका, चोमाइस किसका मिश्रण होता है? तो याद रखिएगा जो चोमाइस है यह आपका रबर और कॉटन यानी कि कपड़े का मिश्रण होता है। ठीक है, चोमाइस की बात करें तो यह प्रयोग किया जाता है स्लिप गेज को मतलब कि साफ़ करने के लिए। स्लिप गेज को जैसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्वारा धोते हैं तो फिर पुनः उसे चोमाइस से हम क्या करते हैं, उसे साफ़ करते हैं रगड़ करके। तो आपका रबर और कपड़े, यह आपका राइट आंसर है सेकंड नंबर का। चोमाइस किसका मिश्रण है? तो यह रबर और कपड़े का मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर का, डिविएशन कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा डिविएशन जो होते हैं आपके 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कि अपर डिविएशन, लोअर डिविएशन, एक्चुअल डिविएशन और फंडामेंटल डिविएशन। ये आपके 4 प्रकार के डिविएशन होते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर का, कौन सा मार्किंग मीडिया सूखने में अधिक समय लेता है? तो याद रखिएगा प्रेशियन ब्लू जो होता है आपका सूखने में अधिक समय लेता है। अब बात करें मार्किंग मीडिया की, तो यह एक प्रकार का पदार्थ होता है जो मार्किंग की जाने वाली जाब की सतह पर लगाया जाता है ताकि मार्किंग की रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। ठीक है, और मार्किंग मीडिया आपके 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि वाइट वाश, प्रेशियन ब्लू, कॉपर सल्फेट और सेलुलोज लेकर। ठीक है, और फोर्जिंग कास्टिंग की सतहों पे हम वाइट वाश का प्रयोग करते हैं। फिनिशिंग की गई सतहों पे प्रेशियन ब्लू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जो प्रेशियन ब्लू है ये सूखने में अधिक समय लेता है। इसके साथ ही आप याद रखिएगा कि जो कॉपर सल्फेट होता है यह जहरीला होता है, क्योंकि इसमें जो है एसिड की मात्रा रहती है। ठीक है, इसके साथ ही आप याद रखेंगे कि जो सेलुलोज लेकर होता है यह आपका विभिन्न रंगों में मार्केट में उपलब्ध होता है। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम पूछता है कि कौन सा मार्किंग मीडिया विभिन्न रंगों में उपलब्ध होता है, तो याद रखिएगा सेलुलोज लेकर आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इसके साथ ही आप याद रखेंगे कि सबसे तेज़ गति से सूखने वाला मार्किंग मीडिया भी आपका सेलुलोज लेकर है। तो ये कुछ मार्किंग मीडिया से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर जो है आपको आना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5th नंबर का। 5 नंबर क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेन साइज होता है? तो याद रखेंगे कि ग्राइंडिंग व्हील का जो ग्रेन साइज होता है वह 10 से लेकर के 600 के बीच में होता है। ठीक है, इसमें आपके अलग अलग ग्रेड होते हैं, कोर्स, मीडियम और फाइन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर का, सॉफ्ट मटेरियल में थ्रेड काटने के लिए किस टैप का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा सॉफ्ट मटेरियल में थ्रेड काटने के लिए हम फ्रूटलेस टैप का प्रयोग करते हैं। तो इसमें 6 नंबर का राइट आंसर होगा आपका फ्रूटलेस टैप।
सॉफ्ट मटेरियल जैसे कि आपका एल्युमिनियम हो गया, प्लास्टिक हो गया, इस प्रकार के जो मटेरियल होते हैं उसमें हम थ्रेड काटने के लिए हम फ्लोटलेस टैप का प्रयोग करते हैं। टैप की बात करें तो इसका प्रयोग जो है जॉब में इंटरनल थ्रेड काटने के लिए किया जाता है प्रयोग। ठीक है, टैप मुख्यतः आपके दो प्रकार के होते हैं, एक हैंड टैप और एक मशीन टैप। ठीक है, हैंड टैप से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि टेपर टेप, इंटरमीडिएट टेप और बॉटमिंग टेप, ये आपके हैंड टैप के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसके साथ ही आप याद रखिएगा कि टेपर टेप का एंगल कितना होता है, इंटरमीडिएट टेप का एंगल कितना होता है और बॉटमिंग टेप का एंगल कितना होता है। तो याद रखिएगा टेपर टेप का एंगल जो होता है 20 डिग्री, इंटरमीडिएट टेप का लगभग 10 डिग्री। ठीक है, और बॉटमिंग टेप का जो एंगल होता है वो आपका 10 डिग्री होता है। ठीक है, और आप एक क्वेश्चन याद रखेंगे कि जो आपका बॉटमिंग टेप होता है इसे हम फिनिशर टैप भी कहते हैं। तो ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस टैप को फिनिशर टैप भी कहते हैं, तो बॉटमिंग टैप को हम फिनिशर टैप भी कहते हैं। और इसका प्रयोग जो है ब्लाइंड होल की टैपिंग करते समय हम बॉटमिंग टैप का प्रयोग करते हैं। तो 6 नंबर का राइट आंसर है आपका फ्लोटलेस टैप सॉफ्ट मटेरियल में थ्रेड्स काटने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर का, सबसे सस्ती बेयरिंग कौन सी है। तो याद रखिएगा जो प्लेन बेयरिंग होती है ये आपकी सबसे सस्ती बेयरिंग होती है। बेयरिंग की बात करें तो यह जो होता है सॉफ्ट को होल्ड करने का एक माध्यम है। ठीक है, और बेयरिंग आपकी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक फ्रिक्शन बेयरिंग और दूसरी होती है एक एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। तो यह मुख्यतः आपकी दो प्रकार की बेयरिंग होती है, फ्रिक्शन बेयरिंग और एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। ठीक है, और अधिक तीव्र गति पे कार्य जहाँ पे करना हो वहाँ पे हम बॉल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं जो कि एक एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग का प्रकार है। ठीक है, बॉल बेयरिंग हो गया, नीडल बेयरिंग हो गया, ये आपके एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के प्रकार है। और जबकि स्प्लिट बेयरिंग और बूस्ट बेयरिंग जो है आपके फ्रिक्शन बेयरिंग के प्रकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर का, अपकेंद्रीय तथा अभिकेंद्रीय बल को बैलेंस करने का कार्य कौन सी बेयरिंग करती है। तो याद रखिएगा अपकेंद्रीय तथा अभिकेंद्रीय बलों को बैलेंस करने का कार्य जो है नीडल रोलर बेयरिंग करती है। तो इसका 8 नंबर का राइट आंसर होगा नीडल रोलर बेयरिंग। ठीक है, इससे बेयरिंग से संबंधित क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बॉल बेयरिंग में किस प्रकार का कंटेक्ट होता है। तो याद रखिएगा बॉल बेयरिंग में जो है आपका पॉइंट कंटेक्ट होता है, वैसे ही नीडल बेयरिंग में आपका लीनियर कंटेक्ट होता है। और बेयरिंग से संबंधित इसके मटेरियल से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बेयरिंग किस मटेरियल के बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा या गन मेटल के बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही बेयरिंग अन्य धातुओं के भी बनाए जाते हैं। तो आपका नॉर्मली गन मेटल से बनाए जाते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, स्पेल्टर का गलनांक कितना होता है। तो याद रखिएगा स्पेल्टर का जो गलनांक होता है वो 650 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 650 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर का, एथिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो एथिलीन गैस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C2H2। तो इसमें 10 का आपका राइट आंसर होगा C2H2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर का, किस ऑपरेशन में कैरियर्स को लॉक किया जाता है। तो याद रखिएगा जो फेसिंग ऑपरेशन होता है उसमें हम कैरियर्स को लॉक कर देते हैं। तो फेसिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। फेसिंग ऑपरेशन क्यों किया जाता है। तो याद रखिएगा फेसिंग ऑपरेशन किया जाता है जो आपके नट या बोल्ट होते हैं, ठीक है, उसके हेड को स्थान देने के लिए हम फेसिंग ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर का, स्लाइडिंग मशीन में किस गियर का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा स्लाइडिंग मशीन में रैक और पिनियन गियर का प्रयोग किया जाता है। रैक और पिनियन की बात करें तो इसका प्रयोग जो है लीनियर मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में या रेसिप्रोकेटिंग मोशन को लीनियर मोशन में बदलने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा रैक और पिनियन का प्रयोग लीनियर को रेसिप्रोकेटिंग और रेसिप्रोकेटिंग को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं रैक और पिनियन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन आपका, बेंच लेथ पर कितने mm व्यास की जाप की स्विंग की जा सकती है। तो याद रखिएगा बेंच लेथ पर हम मैक्सिमम 300 मिलीमीटर डायमीटर के जाप को पकड़ सकते हैं। स्विंग साइज क्या होता है, तो यह जो है लेथ मशीन पे जो मैक्सिमम साइज का जो डायमीटर पकड़ सकते हैं जितने वही उसका क्या होता है स्विंग साइज होता है। ठीक है, तो बेंच वाइज पर हम 300 मिलीमीटर तक डायमीटर के जाप को पकड़ सकते हैं। तो इसमें 13 का राइट आंसर होगा 300 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 14 नंबर क्वेश्चन आपका, इंटरचेंजेबिलिटी का प्रयोग किस में किया जाता है। तो याद रखिएगा इंटरचेंजेबिलिटी का प्रयोग हम मास प्रोडक्शन में करते हैं। तो इसमें 14 का राइट आंसर होगा मास प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर का, हैमर का स्ट्राइकिंग पोर्शन क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा
हैमर का जो स्ट्राइकिंग पोर्शन होता है उसे हम पिन कहते हैं। और हैमर एक प्रकार का हैंड टूल है। हैमर आपके कई प्रकार के भी होते हैं, जैसे कि हैंड हैमर, ठीक है, स्लेज हैमर, बॉल पिन हैमर, ठीक है, और जो है अलग अलग प्रकार के हैमर होते हैं। जैसे कि पिन के हिसाब से बात करें तो स्ट्रेट पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, क्लॉ हैमर, ये हैमर के अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है। हैमर का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है तो याद रखिएगा, हैमर का जो वर्गीकरण है उसके पिन के आकार और उसके भार के द्वारा किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछ सकता है, तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको रेडी रहना है। और थोड़ा सा हम बात करते हैं मास प्रोडक्शन की। तो मास प्रोडक्शन होता क्या है तो याद रखिएगा, किसी भी कंपोनेंट्स या यूनिट का अधिक मात्रा में उत्पादन ही मास प्रोडक्शन कहलाता है। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 60 नंबर का। वेल्डिंग स्पार्क से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, वेल्डिंग शॉप में जो वेल्डिंग से निकलने वाली स्पार्क होती है उनसे बचने के लिए हम गहरे रंग के शीशे वाली स्क्रीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वेल्डिंग की बात करें तो ये एक प्रकार का परमानेंट ज्वाइंट है, ठीक है। तो ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 70 नंबर का। ट्राई स्क्वायर को किसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है या निर्दिष्ट किया जाता है। यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ट्राई स्क्वायर का जो स्पेसिफिकेशन है वह किस प्रकार से किया जाता है। तो याद रखिएगा, ट्राई स्क्वायर का जो स्पेसिफिकेशन है वह उसके ब्लेड की लंबाई के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ट्राई स्क्वायर की बात करें तो इसका प्रयोग जॉब को 90 डिग्री पर सेट करने के लिए, जॉब की सरफेस को फ्लैटनेस को चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 70 नंबर का, ब्लेड की लंबाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर का। न्यूट्रल फ्लेम में एसिडिन की मात्रा बढ़ाने से कौन सी फ्लेम बनती है। तो याद रखिएगा, न्यूट्रल फ्लेम में एसिडिन की मात्रा बढ़ाने से कार्बोराइजिंग फ्लेम बनती है, ठीक है। यह कार्बोराइजिंग फ्लेम का निर्माण होता है, ठीक है। फ्लेम की बात करें तो मुख्यतः आपके 3 प्रकार की फ्लेम होती है, कार्बोराइजिंग फ्लेम, एसिटिलीन फ्लेम और कार्बोराइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग और न्यूट्रल फ्लेम। ये आपकी मुख्यतः 3 प्रकार की फ्लेम होती हैं, ये आपको याद रखना है, कार्बोराइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग और न्यूट्रल फ्लेम, ठीक है। तो ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्लेम कितनी प्रकार की होती है। तो याद रखिएगा, यह आपकी 3 प्रकार की होती है। मैं पुनः आपको एक बार बता देता हूँ, कार्बोराइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग और न्यूट्रल, ठीक है। यह 3 प्रकार होती हैं फ्लेम की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 90 नंबर का। हल्के संयोजन के कार्यों के लिए किस रिवेट हेड का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, हल्के संयोजन के कार्यों के लिए हम कॉनिकल हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आप याद रखेंगे, स्ट्रक्चरल कार्यों के लिए हम जो है पेन हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं, और सामान्यतः कार्यों के लिए हम जो है स्नैप हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे, एक बार मैं पुनः आपको बता देता हूँ, हल्के संयोजन कार्यों के लिए हम कॉनिकल हेड रिवेट, स्ट्रक्चरल कार्यों के लिए यानी कि हेवी कार्यों के लिए हम पेन हेड रिवेट, और सामान्यतः कार्यों के लिए हम स्नैप हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। रिवेट की बात करें तो यह आपका एक प्रकार का सेमी परमानेंट जो है फास्टनर है, ठीक है। और इसका जो वर्गीकरण किया जाता है, इसके हेड का आकार और इसके डायमीटर के हिसाब से इसका किया जाता है वर्गीकरण, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर क्वेश्चन आपका। फिलर गेज के ब्लेड की लंबाई कितनी होती है। तो याद रखिएगा, फिलर गेज जो होता है इसके ब्लेड की लंबाई 100 मिलीमीटर होती है। ये क्वेश्चन आपका DMRC में पूछा गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में फिर एक बार क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो इसलिए आपको याद रखना है। और फिलर गेज की बात करें तो इसका प्रयोग 2 मैचिंग पार्ट्स के बीच में गैप जो होता है या क्लियरेंस जो होता है उसको चेक करने के लिए हम फिलर गेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके अन्य नाम भी है, जैसे कि इसे हम थिकनेस गेज या क्लियरेंस गेज भी कहते हैं। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिलर गेज के अन्य नाम क्या है। तो ये याद रखेंगे, इसके 2 अन्य नाम है, थिकनेस गेज या इसे हम क्लियरेंस गेज भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर का। कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन साइन का आकार कैसा होता है। तो जैसे कि वर्कशॉप में या आपके जो रोड साइन होते हैं वो आपके अलग अलग साइन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन साइन के बारे में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, इन्फॉर्मेशन साइन का जो आकार होता है वह स्क्वायर होता है, और इसमें जो है आपका बैकग्राउंड होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और इसका जो साइन होता है वो वाइट कलर का होता है, ठीक है। तो ये भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा स्क्वायर या वर्गाकार, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर का। प्लेनर मशीन का साइज लिया जाता है। तो याद रखेंगे कि जो प्लेनर मशीन का साइज लिया जाता है उसके बाई मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, यानी कि जो उसकी स्ट्रोक की जो मैक्सिमम लंबाई होती है उसके द्वारा हम
प्लेनर मशीन का साइज लेते हैं उसके मैक्सिमम स्ट्रोक की लंबाई से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर का, सरफेस रफनेस ग्रेड N8 के और A का मान कितना होता है। तो सरफेस रफनेस की बात करें तो ये आपके N1 से लेकर N12 तक होते हैं और N8 का जो मान होता है वह 6.3 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, तो अभी आपका राइट आंसर होगा। और N12 की बात करें तो इसका जो वैल्यू होती है वो 50 होती है। इस प्रकार से अलग अलग जो है नंबर की वैल्यू होती है। और ये याद रखिएगा, सरफेस रफनेस के जो ग्रेड होते हैं वह N1 से लेके N12 तक जो है होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर का, कौन सा ऑपरेशन कैपेसिटर लेथ मशीन पर नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, दो केंद्रों के बीच की टेपर टर्निंग जो होती है हम कैपेसिटर लेथ पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है दो केंद्रों के बीच टेपर टर्निंग हम कैपेसिटर लेथ पर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, बेंच वाइज को ओवर टाइट किया जाता है तो कौन सा पार्ट प्रभावित होता है। तो याद रखेंगे, बेंच वाइज को जब हम ओवर टाइट करते हैं तो उसका स्पिंडल होता है वो क्षतिग्रस्त होता है। तो स्पिंडल इसमें क्या होगा, आपका डिफेक्ट जो है इफेक्ट इस पर स्पिंडल को स्पिंडल पे इस पर प्रभाव पड़ता है अगर हम बेंच वाइज को ज़्यादा टाइट करते हैं तो। ठीक है, बेंच वाइज की बात करें तो यह प्रकार का जॉब होल्डिंग डिवाइस है। ठीक है, जिसका प्रयोग हम वर्कशॉप में करते हैं हेक्साइंग करते समय, फाइलिंग करते समय जॉब को पकड़ने के लिए। ठीक है, बेंच वाइज की जो बॉडी होती है वो आपके कास्ट आयरन की बनाई जाती है। ठीक है, और इसका जो हैंडल होता है और स्पिंडल जो होता है वो आपके माइल्ड स्टील से बनाया जाता है, जबकि इसका जो जबड़ा होता है वो आपके टूल स्टील से बनाया जाता है। ठीक है, और इसका जो साइज लिया जाता है इसके जबड़े की चौड़ाई से लिया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि बेंच वाइज का साइज लिया जाता है तो इसके जबड़े की चौड़ाई के यानी कि जॉ की चौड़ाई की तरफ लिया जाता है। ठीक है, और इसका जो स्प्रिंग होता है वो आपके फास्फोरस ब्रॉन्ज से बना जाता है। और ये जो फिक्स किया जाता है आपका बेंच वाइज, ये आपके जो वर्कर होते हैं उसके केहुनी के जो आपका एल्बो होता है उसके लेवल में फिट किया जाता है, या 106 सेंटीमीटर की हाइट पे इसको फिट करते हैं। ठीक है, तो ये जो आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आज की इस वीडियो जो हमने कवर किए हैं। उम्मीद है आप वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज की इस वीडियो में आपको फिल्टर टेस्ट से संबंधित कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल पर पहली बार अगर विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर मेरी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमने DRDO के लिए एक स्पेशल सीरीज चलाई है, जिस सीरीज का नाम है 100 दिन की सिलेक्शन वाली क्लास। वह सीरीज जो है आपके नॉट ओनली DRDO बट ऑल टेक्निकल एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस सीरीज में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो सभी आपके निमी के बुक से क्वेश्चन हमने बनाए हैं। और इसके साथ ही फिटर टेट के अलग अलग एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन का जो है डिस्कशन उस सीरीज में हमने किया है। तो वह सीरीज जो है आप लोगों के लिए एक परफेक्ट पैक है किसी भी प्रकार के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार उस सीरीज में शामिल सारी वीडियो को देखकर जरूर जाइएगा। डेफिनेटली अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको उस सीरीज से काफ़ी क्वेश्चन HTs देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।